अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर फिजिक्स स्टूडेंट्स। मैं हूं अब्दुल रज़्ज़ाक और चैप्टर 18 इलेक्ट्रॉनिक्स में हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर की डिटेल्स डिस्कस कर रहे हैं। इसी सीक्वेंस में आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है उसका नाम है ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज अ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। सो डिटेल डिस्कशन के लिए अपने डिजिटल बोर्ड की तरफ चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 18 इलेक्ट्रॉनिक्स में ऑपरेशनल एम्पलीफायर को स्टडी कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो आज हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर का नॉन इन्वर्टिंग फंक्शन का मॉडल डिस्कस करेंगे। सबसे पहली हेडिंग इसकी बनेगी कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग की, और इसमें हमने डायग्राम को एक्सप्लेन करना है। डायग्राम में सबसे पहले हमने क्या बताना है कि हम एक ओप एम्प ड्रॉ कर रहे हैं, किस तरह से। इसके बाद हमने कनेक्टिंग वायर्स रिप्रेजेंट करनी है इस तरह से। ये इसका इन्वर्टिंग टर्मिनल है और ये इसका नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है। इन्वर्टिंग टर्मिनल के ऊपर अपेयर होने वाले वोल्टेज को V माइनस और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के ऊपर अपेयर होने वाले वोल्टेज को V प्लस लिखा जाता है। इसके साथ साथ हमने ये आउटपुट टर्मिनल ड्रॉ करना है और इसके अलावा जो कॉमन ग्राउंड टर्मिनल है पूरे सर्किट का, यहाँ पे वो ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये ग्राउंड है, ग्राउंड 0 वोल्ट के ऊपर मौजूद है और हमें ये बात पता है कि हमने आउटपुट कहाँ पे ड्रॉ करनी है, V आउटपुट और ग्राउंड के दरमियान में। इसके अलावा अब हम यहाँ पे बायसिंग टर्मिनल्स रिप्रेजेंट कर देते हैं इस तरह से कि ये टर्मिनल प्लस VCC सिंबल रखता है और ये टर्मिनल माइनस VCC सिंबल रखता है। अब हमने प्रीवियसली क्या किया था, यहाँ पे जो इनपुट प्रोवाइड की थी वो प्रोवाइड की गई थी V नेगेटिव और ग्राउंड में। दैट मीन्स यहाँ पे इस तरह से एक कनेक्शन ड्रॉ किया गया था जिसमें हमने इन दोनों टर्मिनल्स के दरमियान में इनपुट सिग्नल प्रोवाइड किया था और ओपन लूप बहुत ज़्यादा होने की वजह से V प्लस पे आने वाला सिग्नल डिस्टर्बेंस ना करे, इसलिए हमने V प्लस को ग्राउंड कर दिया था। इसके अलावा हमने यहाँ पे ये काम किया था कि इधर फ्लो करने वाले करंट को मेजर करने के लिए इस जगह के ऊपर एक रेजिस्टेंस कनेक्ट की थी जिसका नाम था R1 और इससे फ्लो करने वाला करंट I1 कहलाया था। और इसके अलावा हमने ये कहा था कि अगर करंट इस ओप एम्प के अंदर से गुजरेगा तो हम इसकी इंटरनल कंस्ट्रक्शन के बारे में कुछ नहीं जानते, जिसकी वजह से हम कोई अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे कि इस सर्किट में ओप एम्प के अंदर से कितना करंट फ्लो किया। सो इसके लिए हमने V नेगेटिव और आउटपुट टर्मिनल्स के दरमियान में एक एमीटर कनेक्ट किया है जिसके साथ सीरीज रेजिस्टेंस भी मौजूद है, या आप इसे एमीटर की अपनी रेजिस्टेंस कह लीजिए, एक ही बात है। सो यहाँ पे अटैच्ड रेजिस्टेंस का नाम R2 रखा गया था और इससे गुजरने वाला करंट क्या था, वो था I2। और हमने इस बात को श्योर किया था कि R2 बड़ी से बड़ी वैल्यू रखता हो लेकिन कोई भी करंट एंटर ना हो इस ओप एम्प के अंदर, सारा का सारा करंट I1 जो है वो यहाँ पे इस डायरेक्शन में मुड़ जाए और I2 जो करंट R2 से गुजर रहा है वो I1 के इक्वल रहे। इसके अलावा इस कॉमन पॉइंट को हमने पॉइंट P का नाम दिया था। लेकिन अब चूंकि हम इन्वर्टिंग एम्पलीफायर यूज नहीं कर रहे, हम इसके लिए नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का फंक्शन डिस्कस कर रहे हैं। सो हमने इनपुट किन टर्मिनल्स में प्रोवाइड करनी है, हमने इनपुट प्रोवाइड करनी है V प्लस एंड ग्राउंड टर्मिनल्स के दरमियान में। इस बात का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हमने इन दोनों टर्मिनल्स में इनपुट सिग्नल प्रोवाइड करना है और V माइनस पे आने वाला सिग्नल कोई डिस्टर्बेंस ना करे सर्किट के अंदर। उसके लिए हमने क्या करना है, हमने
जो R1 के साथ कनेक्शन है उसको ग्राउंड कर देना है। बुक ने डायरेक्टली यहाँ पे ग्राउंड का कनेक्शन रिप्रेजेंट किया है, लेकिन आप इसके अलावा ये काम भी कर सकते हैं कि इधर इसको डायरेक्टली ग्राउंड टर्मिनल के साथ कनेक्टेड रिप्रेजेंट कर लें, एक ही बात बनती है। सो अब हमने कनेक्शन कनेक्ट कर दिया है नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के साथ, दैट मीन्स V+ के साथ। सो अब भी हमने पहले की तरह आउटपुट कहाँ से ड्रॉ करनी है, हमने आउटपुट ड्रॉ करनी है आउटपुट टर्मिनल और ग्राउंड के दरमियान से, जबकि हमने जो V- टर्मिनल है उसको रेजिस्टेंस R1 के थ्रू किससे कनेक्ट किया हुआ है, ग्राउंड से कनेक्ट किया हुआ है। सो सिर्फ हमने चेंज ये किया कि इनपुट को यहाँ से उतार के इस जगह के ऊपर कनेक्ट कर दिया है, बाकी इस सर्किट में कोई फर्क नहीं है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे सर्किट तो इस तरह से बनना चाहिए था कि रेजिस्टेंस R1 यहाँ पे कनेक्टेड होती और रेजिस्टेंस R2 यहाँ पे कनेक्टेड होती, तो उस तरीके से भी मॉडल डिस्कस किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल बुक ने जो मॉडल डिस्कस किया है हमें उसी पे रहना है। सो अब हम ये बात बताएंगे कि हमने क्या करना है, हमने R2 की वैल्यू को मैक्सिमम बनाना है और R1 की वैल्यू को मिनिमम बनाना है, और इस बात को श्योर करना है प्रोवाइडेड दैट नो करंट एंटर्स ओप एम्प। ओप एम्प के अंदर कोई करंट एंटर ना होने पाए। अगर आपको लगता है कि आपने R2 को इस कदर इंक्रीज कर दिया कि करंट इसके अंदर से जाना शुरू कर दिया है, तो आप फटाफट R2 की वैल्यू को थोड़ा सा डिक्रीज कर दें ताकि I1 और I2 की वैल्यूज इक्वल रह सकें। अब हमने क्या करना है, इस पॉइंट P पे किरचॉफ करंट रूल अप्लाई कर देना है यहाँ पे। सो हम लिखते हैं अप्लाई किरचॉफ्स करंट रूल, जिसे हम पॉइंट रूल भी कहते हैं, एट पॉइंट P। पॉइंट P कॉमन पॉइंट या नोड है, इसके अक्रॉस देखा जाए तो जो करंट इसकी तरफ आ रहा है और जो इससे अवे जा रहा है वो दोनों इक्वल हैं। दैट मीन्स तमाम करंट्स का सम इस कॉमन पॉइंट के अक्रॉस किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। करंट जो नोड की तरफ फ्लो करता है उसे पॉजिटिव लिया जाता है और जो करंट नोड से अवे फ्लो करता है उसे नेगेटिव लिया जाता है, और सम किसके इक्वल आता है, 0 के इक्वल आता है। दैट मीन्स I1 और I2 के मैग्नीट्यूड्स आपस में इक्वल आ जाते हैं। फिर आप यहाँ पे ये कहिए कि ओहम्स लॉ की स्टेटमेंट ये है कि जो करंट है वो पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस के इक्वल होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हम यहाँ पे डेल्टा का सिंबल यूज करेंगे, और आप यहाँ पे देखिए कि I1 की जगह पे क्या लिखा जाएगा, डेल्टा V1 ओवर R1, और I2 की जगह पे क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा डेल्टा V2 ओवर R2। ये इक्वेशन नंबर 1 है। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या बन जाएगी, इक्वेशन 1 becomes delta V1 over R1 is equal to delta V2 over R2। सो ये इक्वेशन बन गई है। अब जरा देखिए इस रेजिस्टेंस पे जो यहाँ पे पोटेंशियल है वो हाई होगा, यहाँ पे पोटेंशियल लो होगा, तभी इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर पाएगा। सो इसका मतलब है कि यहाँ पे हाई पोटेंशियल है जो कि ग्राउंड से कनेक्टेड होने की वजह से 0 के इक्वल है। सो यहाँ पे 0 वोल्ट आएगा, और इस पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल है वो क्या है, वो V नेगेटिव है। सो इस वजह से हम इस पॉइंट के ऊपर V नेगेटिव पुट करेंगे और डिवाइड कर देंगे इस इक्वेशन को R1 के साथ, और इसके बाद डेल्टा V2, क्योंकि करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो यकीनन इस पॉइंट का पोटेंशियल इस पॉइंट की निस्बत हाई होगा। सो अगर इस पॉइंट के पोटेंशियल की बात की जाए तो ये पोटेंशियल कितना है, V नेगेटिव के इक्वल है। सो यहाँ पे लिखा जाएगा V नेगेटिव, और यहाँ पे पोटेंशियल कितना है, ये आउटपुट वोल्टेज के इक्वल है। तो इस वजह से माइनस लिखा जाएगा V0 और डिवाइड किससे किया जाएगा, R2 से। ये इक्वेशन नंबर 2 है। अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो कि करंट को तो इस तरफ फ्लो करना चाहिए था, दैट मीन्स ये करंट I1 था और I2 को भी इस तरफ होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे ये टर्मिनल तो ग्राउंडेड है, तो ग्राउंड की तरफ करंट फ्लो करना चाहिए। तो अगर आप ऐसे कर लेते तो भी यही आंसर आता। फॉर एग्जाम्पल देखिए कि अगर मैं यहाँ पे लिखता सिग्मा I इज इक्वल टू 0 और लिखता माइनस I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 0, तो तब भी तो I1 और I2 ने इक्वल ही आ जाना था। तब भी तो डेल्टा V1 ओवर R1 और डेल्टा
V2 ओवर R2 ने एक दूसरे के इक्वल ही रहना था, लेकिन बस करना क्या था, हमने इस पॉइंट को पहले इसको बाद में लिख देना था। दैट मीन्स V माइनस माइनस 0 ओवर R1, और उसके बाद यहाँ पे ये वाला पोटेंशियल पहले आएगा V आउटपुट माइनस, और ये वाला बाद में लिखा जाएगा। दैट मीन्स V नेगेटिव, और डिवाइड किससे करना था, R2 से। अब अगर आप इस इक्वेशन में नेगेटिव कॉमन निकाल लें तो क्या बनता है, 0 माइनस V नेगेटिव ओवर R1, और यहाँ पे V नेगेटिव माइनस V आउटपुट ओवर R2। तो अगेन ये इक्वेशन वही बन गई जो हमने इक्वेशन नंबर 2 पहले भी यहाँ पे लिख ली हुई है। तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप करंट की डायरेक्शन कौन सी ले रहे हैं, बस करंट की डायरेक्शन सेम सेंस में रख के आपने इस सर्किट को ड्रॉ करना है, क्योंकि I1 और I2 के मैग्नीट्यूड्स आपस में इक्वल रखने हैं, और कोई भी करंट इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर के इंटरनल सर्किट से नहीं गुजरना चाहिए, क्योंकि ब्लैक बॉक्स मॉडल है और हमें इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। सो अब जिस तरीके से प्रीवियस क्वेश्चन में हमने प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल ग्राउंड डिस्कस किया था, तो क्या यहाँ पे भी हम प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल ग्राउंड डिस्कस कर लें। प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल ग्राउंड, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल ग्राउंड के मुताबिक चूंकि ओपन लूप गेन, दैट मीन्स आउटपुट वोल्टेज ओवर इनपुट वोल्टेज, दैट मीन्स आउटपुट वोल्टेज ओवर V प्लस माइनस V माइनस बहुत हाई वैल्यू रखता है 10⁵ के इक्वल। सो इस बात का मतलब यह है कि यहाँ पे आने वाला बहुत छोटा सा सिग्नल भी क्या कर सकता है, यहाँ पे माइनस VCC को सैचुरेशन में लेके जा सकता है, या फिर V प्लस पे आने वाला कोई बहुत छोटा सा सिग्नल भी प्लस VCC के बराबर सिग्नल दे सकता है। दैट मीन्स अगेन सैचुरेशन में लेके जा सकता है, और ये वैल्यू 0.1 मिली वोल्ट से अगर बड़ी हो V प्लस और V माइनस में जो डिफरेंस है वोल्टेज का, तो इस केस में हमारा डिवाइस सैचुरेशन में ही काम करता है। सो अगर इस डिवाइस ने हमेशा ही सैचुरेशन में काम करना है, तो इस बात का मतलब यह है कि ये जो इनपुट वोल्टेज है ये बहुत छोटा हो सकता है, और इसके लिए लॉजिक क्या है कि अगर हर सूरत सैचुरेशन आनी ही आनी है, तो ये जो ओपन लूप वोल्टेज गेन है V आउटपुट ओवर V प्लस माइनस V माइनस, तो आप इसको इन्फिनिटी कंसीडर कर लें, और अगर ये इन्फिनिटी कंसीडर किया गया है तो यकीनन फिर डिनोमिनेटर में 0 आया होगा, तभी ये नियरली इक्वल टू इन्फिनिटी होगा। सो अगर डिनोमिनेटर 0 है तो इस बात का मतलब ये हुआ कि V प्लस माइनस V माइनस नियरली इक्वल टू 0 है। दैट मीन्स इन सिग्नल्स में बहुत छोटा सा फर्क है, और वो बहुत छोटा सा फर्क ही सैचुरेशन में हमें आउटपुट दे रहा है, या तो प्लस VCC के इक्वल या फिर माइनस VCC के इक्वल। और इस बात का मतलब क्या है कि V प्लस नियरली इक्वल टू V माइनस है। प्रीवियस टॉपिक में हमने कहा था कि चूंकि V प्लस ग्राउंडेड है तो V माइनस भी वर्चुअली ग्राउंडेड है, और इस प्रिंसिपल का नाम हमने क्या रखा था, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल ग्राउंड। तो अब हम देख लेते हैं कि क्या हमारे इस सर्किट के अंदर भी अगर तो V नेगेटिव ग्राउंडेड है, दैट मीन्स अगर V नेगेटिव ग्राउंड के इक्वल है, तो फिर V प्लस भी नियरली इक्वल टू 0 वोल्ट है। दैट मीन्स जो V प्लस है वो भी वर्चुअली ग्राउंडेड है। लेकिन क्या ऐसा वाकई है? आप देखिए R1 से करंट फ्लो कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पे इस पॉइंट पे 0 वोल्ट मौजूद है, तो यकीनन यहाँ पे कोई नेगेटिव वोल्टेज लेट्स से -1 वोल्ट तो होगा ही, तभी तो करंट फ्लो कर सक रहा है। इसका मतलब है V नेगेटिव 0 वोल्ट के ऊपर नहीं है। अगर तो ये जो V नेगेटिव वाला टर्मिनल है ये डायरेक्टली कनेक्टेड होता इधर इस ग्राउंड के साथ, तो फिर तो हम कह देते कि V नेगेटिव ग्राउंडेड है, इस वजह से V प्लस भी वर्चुअली ग्राउंड पे होगा। लेकिन चूंकि ऐसा नहीं है, V नेगेटिव का कनेक्शन R1 से होता हुआ इस ग्राउंड के साथ है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि V नेगेटिव ग्राउंड के ऊपर मौजूद है। तो इसका मतलब है ये स्टेटमेंट तो गलत होगी। लेकिन हम एक बात कह सकते हैं, वो ये कि चूंकि V प्लस के ऊपर सिग्नल V इनपुट के बराबर है, तो अब हम ये कहेंगे कि अगर V प्लस इनपुट के ऊपर मौजूद है तो V नेगेटिव भी वर्चुअली इनपुट के ऊपर मौजूद है। इस बात का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो हमने इस प्रिंसिपल का नाम प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल ग्राउंड रखा था, हमें इसका नाम चेंज करना है और इसका नाम रखना है प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल इनपुट। सो इसका मतलब है V प्लस और V नेगेटिव दोनों ही V इनपुट के ऊपर मौजूद हैं। अब हम चलते हैं इक्वेशन नंबर 2 की तरफ। इक्वेशन नंबर 2 क्या लिखी गई है,
0 माइनस V माइनस ओवर R1 इज इक्वल टू V माइनस माइनस V आउटपुट ओवर R2। ये इक्वेशन नंबर 2 लिखी थी हमने। अब हमने V नेगेटिव की जगह पे V इनपुट पुट कर देना है प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल इनपुट को यूज करते हुए। सो इक्वेशन क्या बन जाएगी, 0 माइनस V इनपुट ओवर R1 इज इक्वल टू V इनपुट माइनस V आउटपुट ओवर R2। या फिर ये इक्वेशन बन जाएगी माइनस V इनपुट ओवर R1 इज इक्वल टू V इनपुट माइनस V आउटपुट ओवर R2। नेक्स्ट अब हमने ये करना है कि एलसीएम ब्रेक करना है इस पॉइंट से। सो इक्वेशन बनेगी माइनस V इनपुट ओवर R1 इज इक्वल टू V इनपुट ओवर R2 माइनस V आउटपुट ओवर R2। अब हम रीअरेंज करते हैं। हमने V आउटपुट को एक तरफ और V इनपुट वाली टर्म्स को इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाना है। तो सबसे पहले तो आप इस टर्म को इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे ले आए। ये लिखी जाएगी प्लस V आउटपुट ओवर R2 और यहाँ पे बच जाएगा V इनपुट ओवर R2। अब इस टर्म को इक्वेशन की राइट साइड पे ले जाएं। इक्वेशन बन जाएगी प्लस V आउटपुट ओवर R2 इज इक्वल टू V इनपुट ओवर R2 प्लस ये वाली टर्म V इनपुट ओवर R1। इक्वेशन की लेफ्ट साइड के ऊपर नेगेटिव टर्म थी, राइट साइड के ऊपर आके ये टर्म पॉजिटिव लिखी गई है। सो इक्वेशन बन रही है V आउटपुट ओवर R2 इज इक्वल टू V इनपुट कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R1। सो अब यहाँ पे V इनपुट को इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे ले आए। यहाँ आके ये डिवाइड हो जाएगा और इक्वेशन इस तरह से लिखी जाएगी 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R1। अब इस R2 वाले टर्म को इक्वेशन की राइट साइड पे ले जाएं। यहाँ डिवाइड हो रहा है, इक्वेशन की राइट साइड पे जाके R2 मल्टीप्लाई हो जाएगा और इक्वेशन इस तरह से बन जाएगी R2 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R1। फर्दर R2 को इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। इक्वेशन बनेगी V आउटपुट ओवर V इनपुट इज इक्वल टू R2 ओवर R2 प्लस R2 ओवर R1। ये टर्म्स कैंसल आउट हो जाएंगी और V आउटपुट ओवर V इनपुट का जो एक्सप्रेशन है वो बन जाएगा 1 प्लस R2 ओवर R1। फर्दर आप यहाँ पे ये कीजिए कि कहिए कि जो आउटपुट वोल्टेज ओवर इनपुट वोल्टेज की रेशियो है उसे हम वोल्टेज गेन G का सिंबल असाइन कर रहे हैं। सो जो वोल्टेज गेन G है उसका एक्सप्रेशन आ रहा है 1 प्लस R2 ओवर R1। ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 है और ये एक्चुअल गेन ऑफ अ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का एक्सप्रेशन है हमारी गिवन कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। दैट मीन्स हम जो मॉडल डिस्कस कर रहे हैं ये उसके मुताबिक है। अब अगर हम इसकी एग्जाम्पल डिस्कस करें और हम ये बात कहें कि हमने इस बात को मेक श्योर किया है कि I1 I2 के इक्वल है और इस वक्त रेजिस्टेंस R2 की वैल्यू लेट से 100 किलो ओम है और R1 की वैल्यू कितनी है, 10 किलो ओम है और कोई करंट इस ओप एम्प के अंदर एंटर नहीं हो रहा। तो प्रीवियस केस में हमने क्या किया था, इसका गेन फाइंड किया था माइनस R2 ओवर R1 से। दैट मीन्स माइनस 100 किलो ओम ओवर 10 किलो ओम। सो इसका आंसर कितना आया था, इसका आंसर आया था -10। यहाँ पे माइनस साइन ये बता रहा था कि हमने इन्वर्टिंग टर्मिनल को यूज किया है। लेकिन अब अगर हम यहाँ पे नॉन इन्वर्टिंग वाला एक्सप्रेशन यूज करें G इज इक्वल टू 1 प्लस R2 ओवर R1, तो इसमें जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो ये कुछ इस किस्म की इक्वेशन बन जाएगी 1 प्लस 100 किलो ओम ओवर 10 किलो ओम्स। अब यहाँ पे ये टर्म्स कैंसल आउट हो जाएंगी और गेन का एक्सप्रेशन क्या बनेगा 1 प्लस 10 दैट मीन्स 11। दैट मीन्स जिस ओप एम्प के लिए जो इन्वर्टिंग गेन है वो -10 आ रहा है तो उसका नॉन इन्वर्टिंग गेन -11 आएगा। अगर इन्वर्टिंग गेन -15 होता तो नॉन इन्वर्टिंग वाला +16 होता। इसी तरीके से अगर आपको कहा जाए कि किसी ओप एम्प के लिए नॉन इन्वर्टिंग गेन की वैल्यू +9 है तो इन्वर्टिंग गेन -8 होगा। ये बात हमने यहाँ पे देख ली।
अब हम अपने आज के इस टॉपिक से रिलेटेड चंद एमसीक्यूज देख लेते हैं। क्वेश्चन है, इफ op amp is used as a non-inverting amplifier then input signal is provided between V plus and ground। हमने देखा कि V plus और ground में सिग्नल प्रोवाइड किया जा रहा है। और उसके बाद पॉइंट बी है, आउटपुट सिग्नल इज ड्रॉन फ्रॉम V आउटपुट एंड ग्राउंड, तो ये भी करेक्ट है। और इसके बाद लिखा गया है V नेगेटिव इज ग्राउंडेड थ्रू रेजिस्टेंस R1, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन है। तो इसका मतलब है तमाम ऑप्शन ही ठीक हैं, सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एन op amp is working as a non-inverting amplifier the current through resistance R1 is equal to current flowing through R2 if R1 is 5 kilo ohm and R2 is 80 kilo ohm what must be gain of op amp। so अगर तो ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर होता तो हम माइनस R2 ओवर R1 यूज करते और यहाँ पे लिखते कि इधर माइनस 80 किलो ओम आ रहा है और यहाँ पे साथ 5 किलो ओम आ रहा है, तो इस केस में किलो ओम कट जाते और आंसर कितना आता, आंसर आता -16 के इक्वल। लेकिन चूंकि हम नॉन इन्वर्टिंग की बात कर रहे हैं, उसका एक्सप्रेशन 1 प्लस R2 ओवर R1 है और इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो 1 प्लस 80 किलो ओम डिवाइडेड बाय 5 किलो ओम किया जाए तो किलो ओम कैंसिल आउट हो जाता है और गेन का एक्सप्रेशन 1 प्लस 16 या फिर 17 के इक्वल आता है। और पॉजिटिव वैल्यू है जो ये बता रही है कि यहाँ पे कोई इन्वर्टिंग आउटपुट नहीं आ रही बल्कि नॉन इन्वर्टिंग आउटपुट आ रही है। इसके अलावा अब हमें ये पूछा गया है, गेन ऑफ एन op amp is 15, what must be the value of R2 if R1 is 9 kilo ohm when the current through resistance R1 is equal to current flowing through R2। so गेन का एक्सप्रेशन क्या है, 1 प्लस R2 ओवर R1, हमने फाइंड करना है R2, so ये बनेगा गेन -1 इज इक्वल टू R2 ओवर R1। फर्दर आप R1 को इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे ले जाइए, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और R2 का एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, R2 इज इक्वल टू R1 गेन -1। सो R1 की वैल्यू है 9 किलो ओम, किलो ओम में ही आंसर चाहिए तो इसलिए मैं कन्वर्जन नहीं कर रहा, वरना चाहें तो 9000 लिख सकते हैं। गेन की वैल्यू है 15 और उसमें से हमने 1 माइनस करना है, या फिर R2 किसके इक्वल है, 9 किलो ओम टाइम्स 14। अब हमें ये बात पता है कि 9 का मतलब होता है 10 माइनस 1 किलो ओम टाइम्स 14, दैट मीन्स R2 इज इक्वल टू 10 टाइम्स 14 माइनस 1 टाइम्स 14 और आंसर होगा किसमें, किलो ओम्स में। सो क्या मतलब 140 माइनस 14 किलो ओम हमारा आंसर है और ये वैल्यू कितनी बनती है, 126 किलो ओम्स। सो जो हमारी करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, वो है ऑप्शन बी। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने ये देखा कि किस तरीके से हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर को एज अ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर यूज कर सकते हैं। हमने ये देखा कि किस तरीके से पॉजिटिव टर्मिनल दैट मीन्स नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल और ग्राउंड के दरमियान में इनपुट सिग्नल प्रोवाइड किया जाता है और किस तरह से आउटपुट टर्मिनल और ग्राउंड में आउटपुट हासिल करते हैं। और इसके अलावा हमने गेन का एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया जिसमें वैल्यूज पुट करके हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसी ऑपरेशनल एम्पलीफायर का एज अ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर गेन क्या आता है। इसके लिए हमें दो रेजिस्टेंसेस R1 और R2 की वैल्यूज पता होनी चाहिए और R1 और R2 में से गुजरने वाले करंट की वैल्यू सेम होनी चाहिए। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर का एक और यूज पढ़ेंगे एज अ कंपेरेटर। सो अंटिल देन, अल्लाह हाफिज।